आखिरी सौदा और विश्वासघात। एक पुरानी हवेली के सामने एक काली गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक शख्स जिसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में एक छोटा सा बैग। वह हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के अंदर दीपक की मध्यम रोशनी में एक औरत बैठी थी, काव्या। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। आज रात कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। काव्या 28 साल की एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जो अपने परिवार की इज्जत और कारोबार को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी थी। उसका परिवार, चौहान खानदान, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था। काव्या के पिता, रघुवीर चौहान, एक बीमार और टूटे हुए इंसान बन चुके थे। उनकी कंपनी, चौहान इंडस्ट्रीज, कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी। काव्या ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इस दलदल से निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। काव्या के सामने एक मेज पर एक फाइल रखी थी। उसमें कुछ कागजात थे, जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह कोई साधारण सौदा नहीं था। यह एक ऐसा सौदा था जो चौहान खानदान की किस्मत को बदल सकता था या फिर उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। काव्या की मुलाकात कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी शख्स, रवि मेहरा, से हुई थी। रवि ने उसे एक प्रस्ताव दिया था, 20 करोड़ रुपये के बदले चौहान इंडस्ट्रीज का आधा हिस्सा। लेकिन इस सौदे की शर्तें इतनी खतरनाक थीं कि काव्या को रातों की नींद उड़ गई थी। रवि मेहरा कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था। वह दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था, जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाहटों में बात करते थे। उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी पहुंच इतनी थी कि वह किसी को भी मिट्टी में मिला सकता था। काव्या को रवि ने साफ कहा था, ये सौदा तुम्हारे लिए आखिरी मौका है काव्या। मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास वक्त नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ गलत खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। काव्या ने उस रात रवि से मिलने का फैसला किया। उसने अपने भाई अर्जुन को इस सौदे के बारे में कुछ नहीं बताया। अर्जुन, जो चौहान खानदान का इकलौता बेटा था, गुस्सैल और जिद्दी था। उसे अपने परिवार की इज्जत से ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी थी। काव्या को डर था कि अगर अर्जुन को इस सौदे का पता चला तो वह रवि से भिड़ जाएगा और उसका गुस्सा पूरे परिवार को ले डूबेगा। हवेली के बाहर नकाबपोश शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। काव्या ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने रवि मेहरा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी नकाब में छिपा था। कागजात तैयार हैं? उसने ठंडी आवाज में पूछा। काव्या ने मेज पर रखी फाइल की ओर इशारा किया। रवि ने फाइल उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। कुछ पल बाद उसने कहा, ठीक है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन याद रख काव्या, ये सौदा सिर्फ पैसों का नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, क्या मतलब? आप और क्या चाहते हैं? रवि ने हल्के से हंसते हुए कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि तुमने मेरे साथ एक ऐसी डील साइन की है जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसी रात काव्या के घर में एक और किरदार था जो चुपके से सब कुछ देख रहा था। प्रिया, काव्या की बचपन की दोस्त। प्रिया और काव्या एक दूसरे की सबसे करीबी सहेलियां थीं, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रिया का व्यवहार बदल गया था। वह काव्या के हर कदम पर नजर रख रही थी, जैसे उसे कोई राज पता हो। प्रिया को शक था कि काव्या कुछ छिपा रही है और वह उस राज को जानने के लिए बेताब थी। अगली सुबह जब काव्या अपने ऑफिस पहुंची तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक भारी आवाज थी, काव्या, तुमने जो किया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। काव्या घबरा गई। उसने फोन काट दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। क्या ये रवि की धमकी थी या कोई और था जो उसके सौदे के बारे में जानता था? दिन बीतने के साथ साथ काव्या को एहसास होने लगा कि वह एक बड़े जाल में फंस चुकी है। रवि ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे वे तो आए, लेकिन उनके साथ कुछ शर्तें भी थीं। रवि ने काव्या को एक गुप्त गोदाम में बुलाया, जहां उसे कुछ कागजात सौंपे गए। इन कागजातों में चौहान इंडस्ट्रीज के कुछ पुराने सौदों की जानकारी थी जो गैर कानूनी थे। काव्या को अब समझ आ रहा था कि रवि का असली मकसद पैसा नहीं, बल्कि चौहान खानदान को पूरी तरह अपने कब्जे में करना था। काव्या ने फैसला किया कि वह इस जाल से निकलने की कोशिश करेगी। उसने अपने पुराने दोस्त विक्रम से मदद मांगी। विक्रम एक वकील था जो अपनी बुद्धिमानी और निडरता के लिए जाना जाता था। काव्या ने उसे सारी बात बताई, लेकिन विक्रम को कुछ शक हुआ। उसने कहा, काव्या, ये रवि मेहरा कोई आम इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और है जो तुम्हें फंसा रहा है। विक्रम ने अपनी एक खास दोस्त नैना को इस मामले में शामिल किया। नैना एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थी जो जटिल मामलों को सुलझाने में माहिर थी। नैना ने रवि मेहरा के बारे में छानबीन शुरू की और जल्द ही उसे पता चला कि रवि का असली नाम कुछ और था। वह था राघव सक्सेना, एक पुराना बिजनेसमैन जिसका चौहान खानदान के साथ पुराना हिसाब था। राघव के पिता को रघुवीर चौहान ने धोखा दिया था और अब राघव बदला लेना चाहता था। काव्या को जब ये बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि वह अपने पिता की गलतियों की सजा क्यों भुगत रही है, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। उसने विक्रम और नैना के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे राघव को उसके ही जाल में फंसाने वाले थे। काव्या ने राघव को एक और मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि वह उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार है।
मुलाकात के दिन राघव उस पुरानी हवेली में पहुंचा जहां काव्या उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार काव्या अकेली नहीं थी। विक्रम और नैना ने हवेली के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया था। जैसे ही राघव ने काव्या को धमकाने की कोशिश की, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राघव के पास से कई सबूत मिले जो उसके गैरकानूनी कारोबार को उजागर करते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राघव को जेल ले जाया गया तो उसने काव्या को आखिरी बार देखते हुए कहा, ये सौदा अभी खत्म नहीं हुआ काव्या, कोई और है जो मेरे लिए काम कर रहा है। काव्या को ये सुनकर झटका लगा। क्या राघव सच कह रहा था? क्या कोई और था जो इस साजिश का हिस्सा था? काव्या ने जब अपने घर लौटकर प्रिया से इस बारे में बात की तो प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। काव्या को शक हुआ कि प्रिया कुछ छिपा रही है। उसने प्रिया से सख्ती से पूछा, तुम्हें क्या पता है? प्रिया, बोलो। प्रिया ने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सच उगल दिया। प्रिया राघव की जासूस थी। उसने काव्या की हर हरकत की जानकारी राघव को दी थी, लेकिन प्रिया ने यह भी कहा कि उसने ऐसा मजबूरी में किया क्योंकि राघव ने उसके परिवार को धमकी दी थी। काव्या का दिल टूट गया। उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था, लेकिन काव्या ने प्रिया को माफ कर दिया क्योंकि वह समझ गई थी कि विश्वासघात की जड़ में अक्सर मजबूरी होती है। उसने प्रिया को चेतावनी दी कि वह अब से उसके परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। कुछ महीनों बाद चौहान इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। काव्या ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई और रघुवीर ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी, लेकिन काव्या के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। राघव ने जिस किसी और का जिक्र किया था वह कौन था? क्या ये साजिश अभी भी खत्म नहीं हुई थी? काव्या ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगी। माया चौहान अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। नीलम का सितारा डायमंड को चैरिटी में दान करने के बाद उसे लगा था कि शायद अब सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस अनजान कॉल ने, जिसकी ठंडी आवाज ने उसे चेतावनी दी थी, उसके मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। सूरज मेहरा, जिसका नाम उसके पिता रणवीर ने लिया था, अब भी एक अनसुलझा रहस्य था। माया को यकीन था कि यह साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। माया ने अपने फोन को उठाया और अविनाश को कॉल किया। अविनाश, मुझे लगता है हमें सूरज मेहरा के बारे में और जानना होगा। वह कहीं भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अविनाश, जो हमेशा माया का साथ देता था, ने तुरंत हामी भरी। माया, मैं सान्या से बात करता हूँ, वह शायद कुछ और जानकारी निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें अब और सावधान रहना होगा। सान्या, जो एक बेहतरीन हैकर थी, ने तुरंत अपने नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू किया। उसने सूरज मेहरा के पुराने रिकॉर्ड्स, बिजनेस डील्स और यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सान्या को एक अहम सुराग मिला। सूरज मेहरा पिछले कुछ सालों से सिंगापुर में रह रहा था, लेकिन उसका एक करीबी सहयोगी राकेश खन्ना दिल्ली में था। राकेश खन्ना एक ऐसा शख्स था जो सूरज के लिए दिल्ली में उसकी गैरकानूनी गतिविधियों को संभालता था। माया, अविनाश और सान्या ने मिलकर राकेश खन्ना से मिलने की योजना बनाई। राकेश एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। वह सूरज का दाहिना हाथ था जो उसके लिए दिल्ली में सारी डील्स को मैनेज करता था। माया ने राकेश से मिलने के लिए एक बहाना बनाया। उसने खुद को एक बिजनेस वुमन के रूप में पेश किया जो रियल एस्टेट में निवेश करना चाहती थी। राकेश, जो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहता था, ने माया को अपने ऑफिस में बुलाया। राकेश का ऑफिस दिल्ली के पॉश इलाके में एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। माया ने एक स्मार्ट ब्लेजर और पेंसिल स्कर्ट पहनी थी ताकि वह एक प्रोफेशनल बिजनेस वुमन की तरह लगे। ऑफिस में पहुंचते ही राकेश ने उसका स्वागत किया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो माया को बेचैन कर रहा था। राकेश ने कहा, मिस माया, मुझे खुशी है कि आप मेरे ऑफिस तक आए, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ रियल एस्टेट की बात करने नहीं आए हैं। माया ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और कहा, आप सही हैं मिस्टर खन्ना, मैं आपके साथ एक खास डील की बात करने आया हूँ। राकेश ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, कैसी डील? माया ने जानबूझकर बात को टाला और कहा, पहले मुझे ये जानना होगा कि आप सूरज मेहरा के लिए कितना काम करते हैं। राकेश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान वापस लाते हुए कहा, सूरज मेहरा, वह तो विदेश में है, मैं उनसे सालों से नहीं मिला। माया को पता था कि राकेश झूठ बोल रहा है। उसने सान्या को पहले ही इशारा कर दिया था कि वह राकेश के ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करे। सान्या ने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों और राकेश के लैपटॉप को हैक कर लिया था। उसे कुछ ऐसे ईमेल्स मिले जो सूरज और राकेश के बीच हाल ही में हुए थे। इन ईमेल्स में नीलम का सितारा डायमंड का जिक्र था और यह भी कि सूरज जल्द ही दिल्ली लौटने वाला था। माया ने राकेश से कहा, मिस्टर खन्ना, मुझे पता है कि आप सूरज के लिए काम करते हैं और मुझे ये भी पता है कि आप नीलम का सितारा को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? तुम नहीं जानती कि तुम किससे पंगा ले रही हो। माया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पंगा नहीं ले रही मिस्टर खन्ना, मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। राकेश ने अचानक अपने डेस्क से एक रिवॉल्वर निकाली और माया की ओर तान दी। तुम बहुत होशियार बन रही हो माया, लेकिन अब तुम्हारी होशियारी तुम्हें नहीं बचा सकती। तभी दरवाजा खुला और अविनाश अपने दो दोस्तों के साथ अंदर घुस आया।
अविनाश ने राकेश को चेतावनी दी, रिवॉल्वर नीचे रख दो खन्ना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। राकेश ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, सूरज मेहरा को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राकेश को यह नहीं पता था कि सान्या ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। कुछ ही मिनटों में पुलिस ऑफिस में घुस आई और राकेश को हथकड़ी लगा दी। राकेश ने गिरफ्तारी से पहले माया को देखते हुए कहा, ये सौदा अभी खत्म नहीं हुआ माया, सूरज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राकेश की गिरफ्तारी के बाद माया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। सूरज मेहरा अब भी आज़ाद था और वह दिल्ली लौटने वाला था। माया ने अविनाश और सान्या के साथ मिलकर सूरज को पकड़ने की एक नई योजना बनाई। सान्या ने सूरज के सिंगापुर वाले ठिकाने का पता लगाया और यह भी पता चला कि वह अगले हफ्ते दिल्ली के एक बड़े होटल में एक बिजनेस डील के लिए आने वाला था। माया ने फैसला किया कि वह सूरज से आमने सामने भिड़ेगी। उसने होटल में एक कमरा बुक किया और सूरज से मिलने का समय मांगा। सूरज, जो माया के बारे में पहले से जानता था, ने उससे मिलने की हामी भर दी। मुलाकात के दिन माया ने एक साधारण सा सूट पहना और होटल के रेस्तरां में सूरज का इंतजार करने लगी। सूरज एक 50 साल का शख्स था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने माया को देखते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई माया, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुमने किस जाल में कदम रखा है। माया ने शांत स्वर में कहा, मैं सब जानती हूँ सूरज, तुम मेरे परिवार से बदला लेना चाहते हो, लेकिन यह बदला तुम्हें कुछ नहीं देगा। सूरज ने हंसते हुए कहा, बदला? ये बदले से कहीं ज्यादा है माया, तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं वही करूंगा। माया ने पूछा, लेकिन तुम्हें नीलम का सितारा क्यों चाहिए था? वह तो अब मेरे पास भी नहीं है। सूरज ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह डायमंड सिर्फ एक पत्थर नहीं है माया, उसमें एक चिप छिपी है जिसमें मेरे कारोबार के सारे राज हैं। अगर वह चिप गलत हाथों में पड़ गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। माया को अब समझ आ रहा था कि यह सारी साजिश उस चिप के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने सूरज से कहा, मैं तुम्हें वह चिप दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे परिवार को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सूरज ने माया की बात पर हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तुमने मेरे भाई रोहन को जेल भिजवाया, अब तुम्हारी बारी है। तभी सूरज ने अपने जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। माया को समझते देर न लगी कि यह कोई खतरे की घंटी थी। उसने तुरंत सान्या को मैसेज किया, जो होटल के बाहर पुलिस के साथ इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में होटल के रेस्तरां में हंगामा मच गया। सूरज के गुंडे वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सूरज को भी हथकड़ी लगा दी गई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने माया को देखते हुए कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ माया, मेरे पीछे कोई और है जो तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। माया का दिल धक से रह गया। सूरज का यह इशारा किसकी ओर था? क्या कोई और था जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था? माया ने पुलिस को सूरज के रिमोट और उसकी बातों के बारे में बताया। पुलिस ने सूरज के ठिकानों पर छापा मारा और वहां से कई सबूत मिले जो उसके गैरकानूनी कारोबार को उजागर करते थे, लेकिन वह चिप जिसका जिक्र सूरज ने किया था कहीं नहीं मिली। माया ने अविनाश और सान्या के साथ मिलकर उस चिप को ढूंढने की कोशिश शुरू की। सान्या ने डायमंड के दान के रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि वह चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी सूरज के एक करीबी सहयोगी के कंट्रोल में थी। माया को अब यकीन हो गया कि यह साजिश बहुत गहरी थी। उसने उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड मिस्टर गुप्ता से मिलने का फैसला किया। मिस्टर गुप्ता एक बुजुर्ग शख्स थे जो बाहर से तो बहुत सज्जन लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चालाकी थी। माया ने उनसे डायमंड के बारे में पूछा, लेकिन गुप्ता ने साफ मना कर दिया कि उन्हें उस चिप के बारे में कुछ पता है। माया को शक हुआ कि गुप्ता कुछ छिपा रहे हैं। उसने सान्या से कहा कि वह गुप्ता के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करे। सान्या को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले जो सूरज के अकाउंट से जुड़े थे। माया ने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने गुप्ता को एक फर्जी डायमंड के साथ ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। उसने गुप्ता को फोन किया और कहा, मिस्टर गुप्ता, मेरे पास वह चिप है, अगर आप इसे चाहते हैं तो मेरे साथ डील करनी होगी। गुप्ता ने पहले तो मना किया, लेकिन माया की बातों से वह घबरा गए। उन्होंने माया को एक सुनसान गोदाम में मिलने के लिए बुलाया। माया, अविनाश और सान्या ने इस बार पूरी तैयारी कर ली थी। गोदाम में पहुंचते ही गुप्ता ने माया से चिप मांगी। माया ने एक नकली चिप निकाली और उसे गुप्ता की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी गुप्ता ने अपने गुंडों को इशारा किया और माया को पकड़ लिया गया। गुप्ता ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की माया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन माया ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। जैसे ही गुप्ता ने माया को धमकी दी, पुलिस गोदाम में घुस आई और गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता के पास से असली चिप बरामद हुई जिसमें सूरज के कारोबार के सारे राज थे। माया ने वह चिप पुलिस को सौंप दी और सूरज का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। कुछ महीनों बाद राठौर एंटरप्राइजेस पूरी तरह पटरी पर लौट आए। माया और अविनाश की सगाई हो गई और रणवीर की सेहत भी सुधर रही थी। लेकिन माया के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था, सूरज और गुप्ता के पीछे वह कोई और कौन था? क्या ये साजिश वाकई खत्म हो गई थी या फिर कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा था? एक पुरानी कोठी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोठी के मुख्य हॉल में एक लंबी मेज के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे थे। मेज पर रखा एक पुराना लैंप मध्यम रोशनी बिखेर रहा था
और उस रोशनी में एक औरत का चेहरा उभर रहा था। माया। माया 30 साल की एक तेज तर्रार और रहस्यमयी औरत, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था लेकिन आंखों में एक अनकहा डर। वह अपने सामने बैठे लोगों को देख रही थी जैसे कोई जंग जीतने की रणनीति बना रही हो। माया का परिवार, राठौर खानदान, कभी दिल्ली के सबसे रसूखदार परिवारों में गिना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके कारोबार, राठौर इंटरप्राइजेज, को भारी नुकसान हुआ था। माया के पिता, रणवीर राठौर, एक दिल का दौरा पड़ने के बाद बिस्तर पर थे। उनकी कंपनी कर्ज के बोझ तले दब चुकी थी और परिवार की इज्जत दांव पर थी। माया ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इस संकट से निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कोठी में बैठे लोग कोई साधारण मेहमान नहीं थे। ये लोग दिल्ली के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते थे। इनमें से एक शख्स, जिसका नाम था आदित्य मल्होत्रा, माया की ओर देखते हुए बोला, माया, तुम्हें पता है कि यह सौदा आसान नहीं है। अगर तुम हमारे साथ डील करती हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। माया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आदित्य ने एक फाइल माया की ओर बढ़ाई। फाइल में कुछ कागजात थे जिनमें राठौर इंटरप्राइजेस के पुराने सौदों की जानकारी थी। ये सौदे कई साल पहले हुए थे और इनमें कुछ गैरकानूनी गतिविधियों के सबूत थे। आदित्य ने कहा, ये फाइल तुम्हारे पिता के अतीत का हिस्सा है। अगर ये दुनिया के सामने आ गई तो राठौर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो हम इसे दबा देंगे। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूछा, आपके साथ काम करने का मतलब? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए एक काम करो। दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन करण वर्मा के पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए, तुम्हें वह चीज़ लाकर देनी होगी। माया को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी। करण वर्मा, दिल्ली का एक बड़ा नाम, जिसके कारोबार की पहुंच देश विदेश तक थी, लेकिन माया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। माया की जिंदगी में एक और किरदार था, अविनाश, उसका बचपन का दोस्त और अब उसका मंगेतर। अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो माया के हर फैसले में उसका साथ देता था, लेकिन इस सौदे के बारे में माया ने उसे कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर अविनाश को सच्चाई पता चली तो वह इस खतरनाक खेल में कूद पड़ेगा, और माया उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन माया ने करण वर्मा से मिलने का समय मांगा। करण एक 40 साल का शख्स था जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसने माया को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, माया, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें वह चीज़ इतनी आसानी से नहीं दूंगा। माया ने पूछा, वह चीज़ क्या है करण, और आप इसे मुझे क्यों नहीं दे सकते? करण ने हंसते हुए कहा, यह एक डायमंड है जिसे नीलम का सितारा कहते हैं। ये डायमंड मेरे परिवार की विरासत है और इसे हासिल करने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माया को अब समझ आ रहा था कि यह सौदा सिर्फ पैसे या कारोबार का नहीं था, यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। उसने करण से कहा, मुझे वह डायमंड चाहिए करण, आप जो कीमत मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। करण ने माया को गौर से देखा और बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। करण की डील सुनकर माया के होश उड़ गए। करण ने कहा कि वह डायमंड तभी देगा जब माया उसकी कंपनी का आधा हिस्सा अपने नाम कर दे। माया के लिए यह असंभव था क्योंकि राठौर इंटरप्राइजेस पहले ही कर्ज में डूबी थी, लेकिन करण ने एक और शर्त रखी, माया को उसके साथ एक रात बितानी होगी। माया का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। माया ने अविनाश को सारी बात बताने का फैसला किया। जब अविनाश ने यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, माया, मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। अविनाश ने अपनी एक दोस्त, सान्या, को इस मामले में शामिल किया। सान्या एक हैकर थी जो किसी भी सिस्टम को हैक करने में माहिर थी। सान्या ने करण के ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश शुरू की ताकि वे डायमंड को चुरा सकें। लेकिन सान्या को जल्द ही पता चला कि करण का ऑफिस कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि कोई भी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकता था। सान्या ने माया को बताया, माया, ये डायमंड करण के ऑफिस में नहीं है, मुझे लगता है कि यह कहीं और है। माया ने सोचा कि शायद करण ने डायमंड को किसी और जगह छिपा रखा है। उसने अविनाश और सान्या के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। माया ने करण को दोबारा फोन किया और कहा कि वह उसकी शर्त मानने को तैयार है। करण खुश हो गया और उसने माया को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन माया अकेली नहीं गई। अविनाश और सान्या ने फार्म हाउस के आसपास छिपने की योजना बनाई थी। जैसे ही माया करण के साथ अंदर गई, सान्या ने फार्म हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। अब 12:27 नाश ने चुपके से फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया। अविनाश ने गार्ड को बेहोश कर दिया, लेकिन इस हंगामे की आवाज़ करण तक पहुंच गई। करण को शक हो गया कि माया कोई खेल खेल रही है। उसने माया को पकड़ लिया और धमकी दी, तुमने मेरे साथ गलत किया माया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, करण, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो, तुम गलत हो। तभी अविनाश और सान्या फार्म हाउस के अंदर घुस आए। एक छोटी सी झड़प के बाद वे करण को काबू करने में कामयाब रहे। सान्या ने फार्म हाउस में एक गुप्त तहखाना ढूंढ निकाला जहां नीलम का सितारा रखा हुआ था।
माया ने डायमंड अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए सोचा, क्या ये छोटा सा पत्थर इतनी बड़ी साजिश का कारण है। लेकिन जैसे ही वे फार्म हाउस से निकलने की कोशिश करने लगे, आदित्य मल्होत्रा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। आदित्य ने माया को देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की माया, वह डायमंड मेरा है। माया को अब समझ आ गया कि करण और आदित्य एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दोनों मिलकर राठौर खानदान को बर्बाद करना चाहते थे। माया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये डायमंड अब मेरा है आदित्य, और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। सान्या ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। आदित्य और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब माया ने डायमंड को पुलिस को सौंपने की बात की तो सान्या ने उसे रोका। उसने कहा, माया, ये डायमंड तुम्हारे परिवार को बचा सकता है, इसे अपने पास रखो। माया ने सान्या की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या ये डायमंड उसे और मुसीबतों में डालेगा। कुछ हफ्तों बाद राठौर इंटरप्राइजेज धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। माया ने डायमंड को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में थी, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर एक ठंडी आवाज थी, माया, तुमने जो किया वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वह डायमंड मेरा है और मैं इसे वापस लूंगा। माया का दिल धक से रह गया। यह आवाज न तो करण की थी, न ही आदित्य की, तो फिर यह कौन था। माया ने अविनाश को इस कॉल के बारे में बताया। अविनाश ने कहा, माया, ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई है, हमें पता लगाना होगा कि यह शख्स कौन है। सान्या ने अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर एक डमी सिम से रजिस्टर्ड था। माया को अब यकीन हो गया था कि कोई और था जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था। माया ने अपने पिता रणवीर से इस बारे में बात की। रणवीर ने माया को बताया कि कई साल पहले उन्होंने एक बिजनेसमैन सूरज मेहरा के साथ एक सौदा किया था। उस सौदे में सूरज को भारी नुकसान हुआ था और उसने राठौर खानदान से बदला लेने की कसम खाई थी। माया को शक हुआ कि शायद सूरज मेहरा ही इस साजिश के पीछे है। माया, अविनाश और सान्या ने मिलकर सूरज मेहरा के बारे में छानबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि सूरज अब दिल्ली में नहीं रहता था, वह विदेश में था, लेकिन उसका एक भाई रोहन मेहरा दिल्ली में रहता था। माया ने रोहन से मिलने का फैसला किया। रोहन एक साधारण सा शख्स लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को बेचैन कर रहा था। रोहन ने माया से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ माया, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वह डायमंड देना होगा। माया को अब यकीन हो गया कि रोहन भी इस साजिश का हिस्सा है। उसने रोहन से कहा, मैं तुम्हें वह डायमंड कभी नहीं दूंगी। रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है माया, या तो डायमंड दो या फिर अपने परिवार को बर्बाद होने दो। माया ने हार नहीं मानी। उसने अविनाश और सान्या के साथ मिलकर एक आखिरी योजना बनाई। उन्होंने रोहन को एक जाल में फंसाने का फैसला किया। माया ने रोहन को फ़ोन किया और कहा कि वह डायमंड देने को तैयार है। उसने रोहन को एक सुनसान गोदाम में बुलाया, लेकिन जब रोहन वहां पहुंचा तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने गिरफ्तारी से पहले माया को चेतावनी दी, यह अभी खत्म नहीं हुआ माया, मेरा भाई सूरज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। माया अब थक चुकी थी। वह इस साजिश के जाल से बाहर निकलना चाहती थी। उसने डायमंड को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दिया ताकि वह किसी और के लिए मुसीबत न बने। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था, सूरज मेहरा कहाँ था और वह कब वापस आएगा। राठौर खानदान धीरे धीरे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा रहा था। माया और अविनाश की सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन माया को यकीन था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सूरज मेहरा का खतरा अभी भी मंडरा रहा था।